बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर नंबर 6 में जैसा कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज से रेलिवेंट है तो हमने सीक्वेंस पढ़ा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा नाम अरिथमेटिक सीक्वेंस भी होता है। प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्ज करें हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया। लेट A1 A2 A3 A4 सो ऑनवर्ड AN आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑनवर्ड इसको हम कहते हैं nth टर्म। ठीक है, तो ये फार्मूला जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। अब इसको हम देखते हैं कि ये होता क्या गया फार्मूले में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी AN की। दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ये हमने पढ़ा था nth टर्म। ठीक है, ये आ गया nth टर्म। A1 हमने पढ़ा, इसको कहते हैं जी फर्स्ट टर्म। n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म और d को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इसको हम थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल से जी। तो हम बात कर रहे थे ये nth टर्म और फर्स्ट टर्म का तो ओके है जी। ये जो n है नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस d, इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। ये जो नंबर ऑफ टर्म है ना, ये इसकी कंडीशन है कि ये जो n है ये बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। अगर आपके पास आंसर में n नेचुरल नंबर्स के अलावा कुछ और आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, ओवर की फॉर्म में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो टर्म्स नहीं होंगी। ठीक है, ये याद रखना है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम कहते हैं जी d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कंसेक्टिव दो टर्म्स को माइनस कर दे बड़ी में से छोटी को तो वो d होता है। इसका फार्मूला ये भी हो सकता है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर हम इसको लिखेंगे A4 माइनस A2 तो ये कॉमन डिफरेंस की इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये दो कंसेक्टिव टर्म्स नहीं है। तो जो D है इसका जो फार्मूला हम लिखेंगे जनरल फार्मूला, वो हम कुछ इस तरह लिखेंगे AN माइनस AN माइनस 1। जो भी द टर्म होगी उससे एक कम टर्म आपने माइनस करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला था। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और लिखेंगे एलेबोरेट करके, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो उसमें हम थोड़ा और इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकें। देखें, ये लिखा है मैंने AN इक्वल A1 प्लस n-1D। इधर जो भी टर्म होगी उसको एक कम करके d के साथ लिखना होता है। ठीक है, मैं फर्ज करें इधर लिखता हूँ n की जगह पे 10 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10-1D। तो 10th टर्म को हम लिखेंगे A1 प्लस 9D। तो हम बजाय इसके कि ये सॉल्व करें, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ A19 कितना आ जाएगा, A1 प्लस एक टर्म कम करें और D के साथ लिख दें। ठीक है, A लिखते हैं 7 तो ये आ जाएगा A1 प्लस 6D। ठीक है, इसी तरह कोई भी आप लिख सकते हैं टर्म A15 A1 प्लस 14D। तो हम ये इस तरह से इसको यूज़ किया करेंगे। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है आपने, वो बात ये है कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जब क्वेश्चंस करने हैं तो आपके पास दो टर्म्स, दो वैल्यूज़ फाइंड हो तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वो दो वैल्यूज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, वो दो वैल्यूज़ एक A1 और एक D।
अगर ये आपके पास मौजूद हो या आपके पास फाइंड हो तो हम इसकी मदद से कोई भी चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब जो भी पूछेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में सबसे पहले A1 और D इन दोनों को फाइंड करना, फिर आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस किया करेंगे। ये मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, ये जो नंबर ऑफ टर्म है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह असम्बली में खड़े हो लाइन में, तो आप दरमियान में कहीं पे खड़े हैं, तो आपको कोई कहे कि आप कौन से नंबर पे खड़े हैं, तो आप उसको ये नहीं, आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप -5 नंबर पे हैं या 5.5 नंबर पे हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आप हम ये कह सकते हैं कि आप 5वें नंबर पे खड़े हैं। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस शुरू करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज है हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ A1 equal to 5 and other 3 consecutive terms are 23, 26 and 29। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक उनमें A1 जो कि गिवन है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब हमने D फाइंड करना है। देखें आपको ये कंसेक्टिव 3 टर्म्स दे दी हैं। ठीक है, मतलब ये उसने कहीं दरमियान में या कहीं आगे जाके 3 इकट्ठी टर्म्स दे दी हैं, और अगर 3 कंसेक्टिव टर्म्स हों तो हम उसमें से D निकाल सकते हैं। मैंने कहा था सेकंड वाली में से फर्स्ट वाले को माइनस करें तो D आ जाएगा 3। ले जी, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई मेरे पास A1 एंड D। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अगेन कि वो क्या पूछता है। कहता है जी राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली टर्म हमारे पास आ चुकी है, हम दूसरी टर्म निकालेंगे। अब दूसरी टर्म निकालने के लिए डिटेल से भी फार्मूला लिख के भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लिखेंगे इस तरह। A2 किसके इक्वल है? A2 इक्वल होता है A1 प्लस 1D। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी वैल्यू n की होगी एक कम यहाँ लिखनी होती है। ठीक है, A2 आ जाएगा, A1 की वैल्यू है जी 5 प्लस D की वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई करके वही रहेगा, D की वैल्यू 3 और A2 आ जाएगा 8। सिमिलरली A3 की बात करेंगे हम तो आ जाएगा A1 प्लस 2D। देखें एक n3 है ना, तो एक टर्म कम हो जाएगी, 3 - 1 2। इधर लिखें A1 की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3 लिख लें। 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। A3 आ गया, हम लिखेंगे A4 A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू लिखें 5 प्लस 3 और जो कॉमन डिफरेंस था D वो लिख लें 3। 5 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 14। तो 4 टर्म्स हमने निकाल ली हैं, काफ़ी है इतनी। आप लिखें जी रिक्वायर्ड टर्म्स, तो वो कौन कौन सी होंगी? वो होंगी 5, 8, 11, 14। ठीक है, देखें कॉमन डिफरेंस 3 था तो सब में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन में वही राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है आपने। डाटा कुछ इस तरह से दिया गया अब कि जी A5 इक्वल टू 17, फिफ्थ टर्म 17 के इक्वल है, नाइन्थ टर्म 37 के इक्वल है। ठीक है, आपको मैंने शुरू पे बताया था कि हम अगर A1 और D निकाल लें तो हम कुछ भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो ऐसा करते हैं कि हम A5 को मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। A5 इक्वल टू 17, A9 इक्वल टू 37।
A5 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4D इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 8D इक्वल टू 37, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए हमने इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया A1 और D की फॉर्म में। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, किसी एक की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें A1 के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सही हैं जी, सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैंने एंड लिख लिया, जिसको मर्जी ऊपर लिख लें जी। A1 प्लस 4D इक्वल टू 17, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37। ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा -4D जी। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -20। D की वैल्यू आ जाएगी -20 ओवर -4, माइनस माइनस से कट हो जाएगा और 4 5 20। D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसको पुट करें आप, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करें, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं। A1 प्लस 4D इक्वल टू 17, और यहाँ आप वैल्यू पुट करें जी D की। D आ जाएगा 5 इक्वल टू 17, A1 20 इक्वल टू 17। ठीक है, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मैं सेम स्टेप लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। जी, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 20, A1 इज इक्वल टू -3। आपके पास D की वैल्यू कितनी आई थी, 5। ठीक है, 5 थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। A2 आ जाएगा A1 प्लस 1D, A1 की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस D आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2। A3 आ जाएगा A1 प्लस 2D, A1 की वैल्यू आ जाएगी -3, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -3 प्लस 10। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 7। ठीक हो गया। इधर A2 की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं अलग से। अब आपने A4 की वैल्यू निकालनी है। A4 को लिखेंगे जी A1 प्लस 3D, A1 की वैल्यू लिखेंगे आप -3 प्लस 3 इंटू D की जगह पर लिख लें आप 5, -3 प्लस 15, 15 माइनस 3 12। A4 की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, हमने 4 टर्म्स ही निकालनी है, तो आप इधर लिखेंगे रिक्वायर्ड टर्म्स कौन कौन सी होंगी, -3 प्लस 2 7 12। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेकंड पार्ट की तरह ही है, इसको हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो डाटा है गिवन वो है 3A7 इक्वल टू 7A4 एंड A10 इक्वल टू 33। 10th टर्म, 7th और 4th टर्म ये गिवन है, और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, सेम एज इट इज़। 7th टर्म को हम बोलेंगे A1 प्लस 6D, और 4th टर्म को बोलेंगे A1 प्लस 3D। सिंपल, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट्स ख़त्म।
ये आ जाएगा 3a1 प्लस 18d इक्वल टू 7a1 प्लस 21d। अच्छा, अब आप a1 और d वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएं। तो पहली वैल्यू a1 है, तो मैंने उसको पॉजिटिव रखने के लिए छोटी वैल्यू में इस साइड पे ले गया। ठीक है, आसानी रहेगी आपके लिए। तो ये आ जाएगा 7a1, ये तो जाके हो जाएगा -3a1 प्लस 21d, ये तो जाके हो जाएगा -18d। ये आ जाएगा जी 7 -3 4a1 प्लस 21 -18d, ये आ जाएगा +3d। ग्रेटर वैल्यू प्लस है तो ये +3d आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। अब एक वैल्यू हमें दी गई थी a10 इक्वल टू 33। a10 जो 10th टर्म है इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस 9d। ठीक है, और अब देखें जी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कॉफिशेंट्स सेम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था a1 के कॉफिशेंट सेम थे। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या हम a1 के कॉफिशेंट सेम कर लें या फिर हम d के कॉफिशेंट सेम कर लें। तो मैंने क्वेश्चन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने a1 के कॉफिशेंट सेम कर लिए हैं। तो आप क्वेश्चन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके d के कॉफिशेंट भी सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4a1 प्लस 36d इक्वल टू 132। अब हमने इक्वेशन 1 और इसको जो नई इक्वेशन इसको 3 का नाम दे दिया, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके साइन सेम थे। साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इनको माइनस करें, 4a1 माइनस 4a1 ख़त्म हो जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा -33d इक्वल टू -132। इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पुट करना है तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, किसी में भी कर सकते हैं 1 2 3 में से। क्वेश्चन 1 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 4a1 प्लस 3d इक्वल टू 0। इधर से हमने d की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 4 थी, और a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। अब जो d की वैल्यू 4 आई थी वो भी मैंने लिख ली, दोनों वैल्यूज़ लिख ली। हमने शुरू पे पढ़ा था a1 और d आपको पता हो तो आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं टर्म्स। तो a2 आ जाएगा a1 प्लस d, इनकी वैल्यूज पुट करें a2 1 आ जाएगा, a3 आ जाएगा a1 प्लस 2d, एक टर्म कम करके। तो इसकी वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें तो 5 आ जाएगा। a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d, a1 और 4 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो हो जाएंगी जी -3 1 5 एंड 9। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली दो क्वेश्चन 3 और 5 बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक मैं करवाता हूँ, दूसरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा करके। जी, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं जो आपको गिवन है। 5th टर्म ऑफ एन AP, तो हमारे पास 5th टर्म A5 आ जाएगा जी 16। फिर कहता है जी 20th टर्म 46, सॉरी इसको हम लिखेंगे A20 इज इक्वल टू 46। फाइंड क्या करना है, फाइंड इसको साइड पे लिख लें जी, हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। अब 12th टर्म आपने माइंड में रखना है कि ये होता है A1 प्लस 11d। तो फिर वही बात, आपके पास A1 और d हो तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, इनको हम लिखते हैं A1 प्लस 4d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं ये भी सेम है, लेकिन इसमें 4 टर्म्स नहीं फाइंड करनी, इसमें जस्ट हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। A1 प्लस 19d इक्वल टू 46, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब आप देखें A1 के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। A1 प्लस 4d इक्वल टू 16, A1 प्लस 19d इक्वल टू 46, ये कट हो जाएगा। -15d इक्वल टू
-30। तो बच्चों हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी -30 ओवर -15, तो डी आ जाएगा 2। या माइनस इधर भी कट हो सकते थे साइन। डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ये आ जाएगा जी A1 प्लस 4D इक्वल टू 16। A1 हमने फाइंड करना है, 4 इंटू डी की जगह 2 लिख दें, तो बच्चों ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 16। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास A1 इक्वल टू 16 माइनस 8, और A1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। डी कितना था? डी था हमारे पास 2। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है जी 12th टर्म को। ठीक है, तो आप लिखेंगे A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D। हम लिखेंगे इनकी वैल्यूज़ 8 प्लस 11 इंटू 2, 8 प्लस 22 प्लस 8 30। तो 12th टर्म कौन सी होगी? 30 होगी। ठीक है जी, ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। टर्म है तो एक ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है सेम। विच टर्म ऑफ AP -2 4 10 इज़ 148। इसमें भी हमने नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करना है। A1D आपको A1 की वैल्यू -2, D आपको दिया गया A2 माइनस A1 6 निकल आएगा, और AN आ जाएगा 148। ये हमने डाटा लिख लिया। ठीक है, फार्मूला लगाएं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। इनकी वैल्यूज पुट करें, जहाँ जिधर जिधर AN है वहाँ उसकी वैल्यू 148, A1 की जगह -2 और D की जगह 6 से मल्टीप्लाई करें, 6n-6। इनको सॉल्व करें, -8 इधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा 156, 6 से डिवाइड करें, n आ जाएगा 26। n हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, how many terms are in the form how many terms are there in the AP in which A1 11 AN 68 D 3? ये क्वेश्चन मार्क है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें आपको स्टेटमेंट की फॉर्म दी गई थी और डाटा हमने खुद निकाला था। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको डाटा उसने खुद निकाल के दिया हुआ है, A1 AN D। सिंपल आपने फार्मूला लगाना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करें, 11 -3 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 60 डिवाइडेड बाय 3 20 आ जाएगा। इसमें भी n बिलोंग्स टू हम कहेंगे नेचुरल नंबर। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है। डिटरमाइन वेदर -19 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है 2 आर द टर्म्स ऑफ AP 17 13 9 एंड सो ऑनवर्ड आर नॉट। जी, क्वेश्चन बेसिकली उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है और एंड पे लिखा है आर नॉट। पहले बात करेंगे -19 के लिए। वो बोलता है जी कि आपने बताना है कि -19 इसकी टर्म है या नहीं है। तो आप लिखेंगे व्हेन 17 13 9 एंड सो ऑनवर्ड -19। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये सेम 6 की तरह बन गया, 6 7 8 की तरह। अब हमने लिखना है A1 17, D लिखें 13 -17, A2 -A1 से -4, AN -19 है। हम इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या ये -19 इसकी टर्म है या नहीं। तो n की वैल्यू 10 आ गई, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे -90, यस -19 इज द टर्म ऑफ गिवन AP। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को
टू के लिए बात करेंगे 17, 13, 9 एंड सो ऑन वर्ड टू। आपका A1 देखें इनमें सेम है, 17 D सेम है -4, जस्ट AN की वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ 2 है। आप फार्मूला यूज़ करें AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। AN की वैल्यू 2 हो जाएगी, A1 17 है, D -4 है, -4 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, और ये 17 प्लस 4 21, -4 N वाली वैल्यू प्लस बना लेते हैं, इसको इधर ले जाएं, और 21 माइनस 2 19, N आ जाएगा 19/4। अब देखें ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता 19/4, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स की फॉर्म आ गई हमारे पास, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नेचुरल नंबर नहीं। सो दैट्स वाई लिखेंगे इसका आंसर नो, 2 इज़ नॉट टर्म ऑफ गिवन AP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ़ द nth टर्म ऑफ AP इज़ 3n-1 फाइंड AP। ये उसने हमें खुद nth टर्म दी हुई है जो कि इसके इक्वल है 3n-1। an इक्वल टू 3n-1, आपने AP फाइंड करना है, मतलब A1 A2 A3 की टर्म जो सी है वो फाइंड करनी है। तो आप सिंपल इसमें लेट कर लें या पुट लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। n की जगह 1 लिखें तो ये A1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2, फिर n की जगह 2 लिखें और इसी में n की जगह 2 लिख दें, सॉल्व करें 5 आ जाएगा। n की जगह 3 लिखें, 3 × 3 -1, 9 - 1 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8। ओके, आपने एक बात याद रखनी है कि आपसे देखे, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है इफ़ an-3 इक्वल टू 2n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब बात यहाँ पे ये है कि जब कभी भी आपने nth टर्म फाइंड करनी है तो आंसर में n ज़रूर आया करेगा। ये एक तरह का पॉइंट है, इसको ज़रा समझ लें, माइंड में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं बाद में। जब भी हमने nth टर्म फाइंड करनी है तो आपके आंसर में n लाजमी आएगा, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं इसको। an-3 इक्वल टू 2n-5। अब देखिए इधर मैंने an बनाना है, ये तो n-3 आ गया, तो हम इसको ना कुछ इस तरह से करते हैं, 2n- चलें हम -1 + 1 कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी -5 को -6 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा an-3 इक्वल टू 2n-6 + 1। अब इधर आप एक चीज़ देखें ज़रा, ये an-3 इधर 2 कॉमन लें, n-3 आ जाएगा। अब देखें इधर भी n-3 है, इधर भी n-3 है, ठीक है। तो हम दोनों साइड पे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस n-3 बाय n। हम n-3 को दोनों साइड पे n से रिप्लेस कर देंगे तो ये देखिए बन गई nth टर्म, an इज इक्वल टू 2n + 1। तो ये हमारा आंसर है जी, nth टर्म। मैंने आपको पहले बोला कि जब कभी भी आपने nth टर्म फाइंड करनी है तो उसमें आपके पास आंसर में n लाजमी आया करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ L M N आर pth qth rth टर्म्स ऑफ एन AP शो डैट। ये दो हमें प्रूव करने के, ये ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है रिजल्ट्स। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखें ये फार्मूला है हमारे पास nth टर्म का, ठीक है। ये n लिखा तो हम इसको कहते हैं nth टर्म। ये है pth qth rth। अगर मैं इसकी जगह पे p लिख दूं, जिधर जिधर n है उधर उधर अब आपने p लिखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा pth टर्म। इसी तरह आपने qth और rth टर्म निकालनी है। फिर कहता है जी, ये हमने लिख लिया, इफ़ L M N R pth qth rth टर्म ऑफ AP। इसका मतलब है कि जो L है वो किसके इक्वल है, pth टर्म के, M इक्वल है qth टर्म के, और N इक्वल है rth टर्म के।
ठीक है। तो अब हम लिखेंगे फार्मूला, सबसे पहले लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। आप इसमें पुट करें, एन की जगह पे पी पुट कर लें, एन इक्वल टू पी, ए पी इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन डी एंड ए पी इक्वल टू एल, ए वन प्लस पी डी माइनस डी, वैल्यू ऑफ एल। ओके, सिमिलरली अब हम एन की जगह पुट करेंगे, एन इक्वल टू क्यू, क्यूथ टर्म निकालनी है ना, तो ये आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन डी। ए क्यू किसके इक्वल था, एम के, एम इक्वल टू ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी। ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रूव करना उसमें एल एम एन दिया हुआ है ना, तो ये वैल्यूज़ हम उसमें पुट करेंगे। इसी तरह आपने बच्चों इसमें एन की जगह पे पुट करना है, अब हम पुट करेंगे एन इक्वल टू आर, और ये आ जाएगा ए आर इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन डी। जहाँ जहाँ एन होगा उधर उधर हमने आर पुट कर दिया। और ये जो ए आर था ये किसके इक्वल था, देख लेते हैं, ये एन के इक्वल था, एन इक्वल टू ए वन प्लस आर डी माइनस डी। अब जो प्रूव करना है हम उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जो प्रूव करना था हमने लिख ली है, और हम इधर डायरेक्ट वाले भी पुट कर सकते हैं और हम इसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो फिर इसको हम नहीं लिखेंगे, रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने अभी एल एम एन की वैल्यूज़ निकालनी है, वो इधर पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू मैंने निकाली थी ए वन प्लस पी डी माइनस डी, और ये क्यू माइनस आर ऐसे रहने दें। एम की जगह लिखेंगे ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी, और आर माइनस पी ऐसे रहने देंगे। एन की जगह पे आप लिखेंगे ए वन, ये ए एन की वैल्यू, ठीक है, ए वन प्लस आर डी माइनस डी और पी माइनस क्यू। अब आपने इसको ना मल्टीप्लाई कर देना है, हम इसको लिखेंगे ए वन क्यू माइनस ए वन आर प्लस पी डी क्यू माइनस पी डी आर, यह आ जाएगा माइनस डी क्यू माइनस माइनस प्लस डी आर प्लस, अब इसको करेंगे जी, यह आ जाएगा ए वन आर माइनस ए वन पी प्लस क्यू डी आर, इसको इससे करें माइनस क्यू डी पी, और ये आ जाएगा माइनस डी आर माइनस माइनस प्लस, पेज ख़त्म, नीचे आ रहे हैं, डी पी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी ए वन पी माइनस ए वन क्यू प्लस आर डी पी माइनस आर डी क्यू माइनस डी पी माइनस माइनस प्लस डी क्यू। तो हमारे पास टोटल 18 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, आप इनको गिन सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ए वन क्यू या क्यू ए वन लिखा हो आगे पीछे तो ये एक ही टर्म कहलाएगी, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स आपस में कट हो जाएंगी, चेक कर लेते हैं। देखें, ए वन क्यू
इससे कट हो गया, A1R इससे कट हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे PDQ, ये किधर है जी, ये है PDQ, ये इससे कट हो जाएगा, देखिए ना ये इक्वल ही है, ठीक है। PDR इससे कट हो गया, DQ इससे कट हो गया जी, DR इससे कट हो गया, DP प्लस माइनस कट हो जाएगा, A1P प्लस माइनस कट हो जाएगा, और QDR ये प्लस माइनस में कट हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास पहला इसका जो पार्ट है ना वो प्रूव हो गया है। अब हम इसका सेकंड करते हैं जी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने लिख लिया है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगेन लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखें ये P ऐसे ही रहेगा। अब MN ब्रैकेट्स में इनकी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। और M की वैल्यू आ जाएगी A1, ये हमने पिछले पेज पे फाइंड की हुई है, ठीक है जी। QD माइनस D, माइनस है दरमियान में तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, A1 प्लस RD माइनस D, फिर लिखेंगे Q, N की वैल्यू लिखें A1 प्लस RD माइनस D, ब्रैकेट यूज़ कर लें, और L की वैल्यू लिखें जी A1 प्लस PD माइनस D, ये रहेगी वैल्यू, इसके नीचे लिख लेंगे। L की वैल्यू अगेन लिखें A1 प्लस PD माइनस D, और ये M की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस QD माइनस D। आप इसको ऐसे ही रहने दें, ब्रैकेट्स ओपन करें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, प्लस T, देखें जी Q इंटू A1 प्लस RD माइनस D माइनस A1 माइनस PD प्लस D। इसी तरह आप इसको लिखेंगे A1 प्लस PD माइनस D माइनस A1 माइनस QD माइनस माइनस प्लस T। चेक करते हैं, जो जो इसमें कट होता है वो कट कर दें, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये सारे सब में A1 और D जोन है ना वो कट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा P को मल्टीप्लाई करें, PQD माइनस PRD प्लस QRD माइनस QPD, ठीक है। अभी लिख लेते हैं, फिर बाद में सारे कट हो जाएंगे। RPD माइनस RQD, PQD और PQD ये कट हो जाएगा, PRD प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये से कट हो गया। आंसर अगेन क्या आ जाएगा, 0। Hence prove that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, इसमें कहते हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें nth टर्म फाइंड करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हमने nth टर्म फाइंड करना होता है तो उसमें आंसर में n लाजमी आएगा, ठीक है। nth टर्म के आंसर में n लाजमी आया करेगा। अब इस सीक्वेंस में ये जो दिया गया हुआ है AP में, इसमें चेक करें कोई चीज़ ऐसी जो सेम सेम या रिपीट हो रही हो। तो देखें स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो 3 है वो सेम जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा nth टर्म का, ऊपर कुछ भी हो सकता है, उसके डिनोमिनेटर में 3 और उसके ऊपर स्क्वायर लाजमी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना इसको लेट कर लेते हैं। लेट 4, 7, 10
आर इन ए पी, ये हमने फर्ज कर लिया जी ए पी में है। इसका nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। ए वन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू ए टू माइनस ए वन है, यह आ जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है, nth टर्म का फार्मूला यूज़ करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, नोट कर लें। ए एन इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह लिखेंगे 3। ए एन इक्वल टू 4 प्लस 3n माइनस 3, और ये आ जाएगा 3n प्लस 1। देख लें, मैंने आपको कहा था कि जो nth टर्म होगी उसमें n लाजमी आएगा, ठीक है। अब हमने रिक्वायर्ड जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड nth टर्म। देखें आपके पास ये आ गई nth टर्म। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख देना है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, इसलिए ओवर 3 और स्क्वायर आप होल लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड nth टर्म का, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमने लिख लिया है। 13 क्वेश्चन में कहता है 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया। शो डैट बी इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहचान होती है वो ये है कि वो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। तो हमें गिवन है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। देखिए जैसे हम वैल्यूज़ लिखते हैं 3, 6, 9, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें समझ आ रही है कि ये 3, 3 है। अब यहाँ देखें ना, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स आ गए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका लिख लेते हैं डी कॉमन डिफरेंस। ये आ जाएगा a2 माइनस a1 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a। आप इसको लिख लें इक्वेशन 1। अब मर्जी है ना लिखना चाहें तो ना लिखें। क्वेश्चन 14 भी सेम इसी तरह का है, ठीक है, ये देख ले फिर इसके बाद 14 करते हैं। ये आ जाएगा जी 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। अब हम लिखेंगे, चले अब इसको भी मैं 2 लिख ही देता हूँ। हम यहाँ लिखेंगे जी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल, या सेम लिख लेते हैं, ये बेहतर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, एक ही बात है। तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। हमने प्रूव करना है बी इक्वल टू, हम बी वाली एक साइड पे ले जाते हैं वैल्यूज़। 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी इक्वल टू, ये तो जाके प्लस हो जाएगा 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद आप लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं जी एलसीएम, बी एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1। देखें मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट करवाता हूँ। जब हम बी एलसीएम लेंगे तो ये सेम है, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी। जब हम ए और सी का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो के आ जाएंगे, ये आ जाएंगे जी ए सी। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम और ऊपर वाली वैल्यूज़, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा सी प्लस ए, इनको मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगा 2 ओवर बी सी प्लस ए ओवर ए सी। हम इसको उल्टा आगे लिख देते हैं, रेसिप्रोकल। ये आ जाएगा ए सी ओवर
ए प्लस सी। देखिए हम सी प्लस ए या ए प्लस सी लिख सकते हैं। मैंने बी फाइंड करना है, 2 आप इधर ले जाएं, इधर जाके हो जाएगा ये ए प्लस सी। देख लें हमारा ये आंसर आ चुका है। हैंस प्रूव डैट। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए इतना क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इतना क्वेश्चन 14 के लिए क्या है, सेम है। मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ उसको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। देखिए यहाँ तक तो मैंने सेम क्वेश्चन कर दिया उसी तरह से जैसे 13 किया ना क्वेश्चन हमने। आपने इधर जैसे 13 में बी की वैल्यूज़ निकाली है ना, ऐसे इसमें से बी की वैल्यू निकाल लें। आगे सिर्फ थोड़ा सा काम ये करना था कि हमने कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इधर 1/b माइनस 1/a 1/c माइनस 1/b किसी एक की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर लें। तो मैंने b की वैल्यू निकाली हुई थी, तो हम b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे 1/b माइनस 1/a। अब इस b की जगह पे हम लिखेंगे 2ac/a प्लस c। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस c/2ac। एलसीएम लें 2ac, ये कट हो जाएगा और सेम एज इट इज़ a प्लस सी आ जाएगा। इधर से a से कट हो जाएगा और 2c मल्टीप्लाई 1 माइनस 2c हो जाएगा, a माइनस c/2ac। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव डैट। तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कॉन्सेप्ट की कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको कब और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।